हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। अब हम आज हम क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रल फोर्स के। तो हम डेली क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम के लिए, सेट के लिए और अदर जितने पीजीटी एग्जाम उन सब के लिए, यूपी टीजीटी, एमपी पीजीटी, सब के लिए टीजीटी की क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है आपका कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सतह से r/3 ऊंचाई पर उसका मान क्या होगा। तो देखिए, ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और जो निम्न सूत्र से घटता है, g बराबर g m और r, g m और r प्लस, तो r प्लस h का स्क्वायर। तो हमें क्या दिया गया है कि h बराबर r/3 ऊंचाई दी है। इस ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण g का मान दे क्या होगा, तो g डैश बराबर होगा g m और ये r पृथ्वी की त्रिज्या और ये h r/3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, g डैश बराबर हो जाएगा g m अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो, ये तो जाएगा g, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, यानी 9/16 जी। तो जी का 9/16 हो जाएगा, तो 9/16 जी हो जाएगा वहां पे मान। तो इसका आंसर होगा ए। ये यूपी टीजीटी साइंस का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए कि एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं। टी बराबर 0 पर द्रव्यमान 5 ग्राम की गोली वेग 200 मीटर पर सेकंड क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। टी बराबर 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है। यदि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो गोली को सेब तभी लगेगी जब वह नियत। तो देखिए, हमें ये दिया गया है कि ये कोई बंदूक है, ये कोई बंदूक है, और ये कोई क्या है, सेब है। ये क्या है, सेव। और इस बंदूक और इस सेव के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। जो ये गोली चलेगी उस गोली का वेग कितना है, 200 मीटर पर सेकंड। ये 200 मीटर पर सेकंड, और ये पृथ्वी है, इससे ये कितनी ऊंचाई पे है, 98, और ये कितनी ऊंचाई पे है, 98। तो देखिए, जब गोली यहाँ से छूटेगी और इस सेव तक पहुंचेगी तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 200 मीटर। किस वेग से करनी पड़ेगी, 200 मीटर। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो दूरी 200 बटा चाल 200, तो यानी 1 सेकंड। तो ये गोली यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लेगी। जब 1 सेकंड का समय लेगी तो तब तक सेव क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो 1 सेकंड में जितना नीचे की तरफ आएगा तो ये गोली इसके नहीं टकराएगी। लेकिन यदि बंदूक भी इसी नियत त्वरण से नीचे की ओर आई, जिस त्वरण से ये आ रही है, तो इसका मान इसके लिए ये इसके एक की सिध में रहेगी और इसके गोली लग सकती है। तो इसकी क्या है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण होना चाहिए। उसका इसका आंसर क्या होगा, सी। तो यदि ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आए और ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मुक्त रूप से गिर रहा है, तो ये भी इसी से आए, तो दोनों में क्या होगा, परस्पर कोई चाल नहीं होगी और ये 200 मीटर पर जाके गोली टिक जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा इसका, सही आंसर सी। यूपी टीजीटी साइंस 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जी के मान में कमी, जी का परिमाण वही होता है जो पृथ्वी की सतह से एक्स गहराई में नीचे की ओर जाने पर होता है। तब एक्स व एच पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटे हैं। तो ये हमें बताना है कि एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए, जब ऊपर की ओर जाते हैं तो जी डैश का मान होता है जी 1 या ये आपने ये तो पढ़ाई होगा, जी अपॉन 1 प्लस h/r का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं g-1 - 2h/r, पाइथागोरस प्रमेय से। और पृथ्वी के अंदर जब बात करेंगे, ये होगा जी डैश, पृथ्वी के अंदर होगा g1 - d/r। डी क्या है, गहराई है, कितनी गहराई पे चल, तो हमें गहराई क्या दी है, यहाँ पे x दी है, तो g/1 - x/r। हमें क्या दिया है कि जो x और h की है वे मान है जिसके कारण ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हम इन्हें इक्वल करके रखते हैं, तो ये आएगा g 1 - 2h/r
बराबर होगा जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद देखिए वन, वन से वन कैंसिल, उसके बाद माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल। यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर 2h, यानी नीचे एक्स गहराई जाएगी, ऊपर 2h डिस्टेंस जाएगी, तो उसके में जो जी का मान है वो समान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ये देखिए डीएसएसबी पीजीटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए कि कृत्रिम उपग्रह एच ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, तो उपग्रह का वेग है। तो उपग्रह का क्या पूछा है, वेग पूछा है हमसे। तो देखिए, तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, कक्षा में चक्कर लाते हैं, उनके लिए जो कक्षीय वेग होता है वो होता है v बराबर अंडर रूट क्या होता है, जी एम अपॉन आर। जी एम अपॉन आर नहीं, स्मॉल आर होगा, जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो देखिए जी क्या होता है, जी होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जी एम की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, तो इसका वेग क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, उपग्रह से एच ऊंचाई पे पृथ्वी की धरातल से एच ऊंचाई दी है, यानी आर प्लस एच दिया है, आर प्लस एच दिया है। तो देखिए यदि हम ये मान लें कि आर जो लगभग है आर प्लस एच के, तो देखिए क्या होता है, v बराबर होता है अंडर रूट जी, इसे मान ले आर प्लस एच के स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आर प्लस एच। तो एक आर प्लस एच से एक आर प्लस एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी और आर प्लस एच। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए भूमध्य रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करे तो एक दिन की अवधि पूछी है, एक दिन की अवधि क्या होगी। देखिए आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, हमें क्या चाहिए, ओमेगा की वैल्यू। तो देखिए यदि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पे खड़ा है, तो भूमध्य रेखा पे गुरुत्व त्वरण का मान होता है जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। हमें क्या कहा गया है कि ये भारहीन महसूस कर रहा है, यानी यहाँ जी डैश 0 है। देखिए आगे नेक्स्ट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और लैम्डा भूमध्य रेखा पे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है 0, तो कोस 0 का मान 1, तो ये 1। यहाँ से ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी बाई आर। अब देखिए हमें पूछा है एक दिन की अवधि क्या होगी, तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, अंडर रूट जी बाई आर की। वैसे पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होगा पृथ्वी पे, उसका टी बटा 60 24 घंटे में 1 घंटे का 60 मिनट और ये 60 सेकंड, तो ये होगा 2 पाई अपॉन 84,600, ये होता है। तो ये इसका आवर्तकाल है, और हमें अब क्या पता चला है, ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ गया नया ओमेगा जिस वेग से अब गुणन कर रही है। और ये था ये क्या, सॉरी गलत लिखा गया, ये है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन टी, और टी का मान होगा 24 इंटू 60 इंटू 60 यानी 84,600। तो यहाँ से हम ये ओमेगा नोट मान लेते हैं इसे, ये पहले का है, ये ओमेगा नोट। तो ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का मान निकालेंगे, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट, तो ये क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नोट अंडर रूट जी बाई आर, 1 अपॉन अंडर रूट जी बाई आर। तो ये हो जाएगा 84,600 अपॉन 2 पाई, 84,600 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई आर। तो जी 9.8 और आर कितना है 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आती है 17 की, तो ये हो गया 17। तो देखिए ओमेगा यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट मल्टीप्लाई 17, यानी अब जो वेग है कोणीय वेग वो 17 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब इसका अब आवर्तकाल कितना होगा, 17 गुना कम हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई अपॉन 17 ओमेगा नोट।
और 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट क्या है, आवर्तकाल टी, उसका मान कितना है 24 आवर्स, और ये क्या हो जाएगा बटे 17, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1.412, 1.41, तो इतने घंटे आया है क्योंकि 24 क्या है घंटे में, तो ये 1.41 क्या है घंटा है, तो इसका आंसर क्या होगा डी। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर का क्वेश्चन था 2020 का। नेक्स्ट देखिए कि यदि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी तथा इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण का दुगना, तो ग्रह के द्रव्यमान एवं पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात पूछा है हमसे। यह भी आरपीएससी स्कूल में क्वेश्चन है लेक्चर में 2016 में। तो देखिए हम मान लेते हैं जो ग्रह है जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या क्या है आर ई, उसका द्रव्यमान क्या है एम ई, और क्या दिया है गुरुत्वीय त्वरण दिया है जी ई, और जो ग्रह है प्लेनेट है उसका मान लेते हैं आर पी और एम ई और जी पी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएंगी। तो देखिए आरपी क्या है, यहाँ पे आरपी दिया है हमें आर ई का आधा, यानी पृथ्वी की त्रिज्या का आधा, पहली बात तो ये पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, और इसी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह का त्वरण का दुगना है, तो जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है वो जी है, और ग्रह पे क्या होगा जीपी, वो क्या है गुरुत्वीय त्वरण की सतह का दुगना, तो ये क्या होगा, ये होगा जी एम पी अपॉन आर ई का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये होगा 2 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, ये देखिए क्या बचेगा, ये यहाँ देखिए यह बचेगा एम पी अपॉन एम ई इजिकल टू क्या होगा आर पी का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 है, तो ये क्या होगा 2 तो बाहर आ जाएगा, और आर पी और आर ई में क्या रिलेशन है, आर पी बराबर क्या है आर ई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आर ई बाई 2, आर ई बाई 2, और ये आर ई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 1/2 यानी 0.5, इसका आंसर देखिए क्या होगा 0.5, एम ई अपना एम ई का अनुपात क्या होगा 0.5, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ये आरपीएससी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा, तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो होगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बाई आर, पृथ्वी के केंद्र पर यानी डी बराबर आर, यानी जी बराबर 1 माइनस जी डैश बराबर जी माइनस 1 बाई आर इक्वल टू 0, यहाँ पे भार क्या होगा एम जी डैश, जी डैश क्या है 0 यानी 0, तो इसका भार क्या होगा 0, तो इसका भार होगा 0, ये ऑप्शन सही है। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवेलाकार मार्ग पर चलता हुआ एक विस्फोटक गोला जब विस्फोटित होता है तो टुकड़ों का द्रव्यमान के अंदर चलता रहेगा, तो देखिए जब कोई विस्फोटित होता है कोई द्रव्यमान, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है जब ये विस्फोटित होता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, और इसका जो ये द्रव्यमान केंद्र है वो पहले इस प्रकार चल रहा था, तो अब ये इसी प्रकार चलेगा। हाँ, हालांकि इनकी जो पिंड के कण हैं वो अलग अलग दिशा में जा सकते हैं, अलग अलग वेग से जा सकते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र इसी दिशा में चलता रहेगा, इसी मार्ग पर। तो देखिए ऑप्शन अति प्रवेलाकार मार्ग पर, तो ये गलत है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये भी गलत है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तीसरा है मूल प्रवेलाकार मार्ग पर, ये सही है, मूल प्रवेलाकार यानी पहले प्रवेलाकार था अब भी प्रवेलाकार मार्ग पर चलेगा। नेक्स्ट है कि क्षैतिज दिशा में बाद में प्रवेलाकार मार्ग पर, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए कि यदि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1/r के समानुपाती है 1/r² के नहीं, जहां r उनके बीच की दूरी है, तो वर्ताकार कक्ष में एक कण जो इस प्रकार के बल के प्रभाव में कि कक्षीय चाल v समानुपाती होगी। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो लगता है जी एम एम m1 m2 अपॉन r², लेकिन हमें क्या ये कहा गया है कि ये 1/r² के समानुपाती नहीं है, सिर्फ 1/r के समानुपाती है, तो इसका मतलब अब फोर्स लग रहा है जी m1 m2 बाई आर, ये फोर्स लग रहा है। दूसरा है कि इनके बीच की दूरी है, तो वर्ताकार कक्ष में, अब देखिए दूसरी बात ये दे रखी है कि ये वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, जब भी वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं इसका मतलब इस पे एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा, उसका मान होगा mv² बाई आर। तो हम ये क्या है, ये इसको
ये बल इस बल को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसकी वैल्यू बराबर रखेंगे, तो जी एम, ये एम वन मान ले, तो जी एम वन और एम टू बटे आर बराबर होगा एम वन वी स्क्वायर बाई आर। तो आर से आर कैंसिल, एम वन से एम वन कैंसिल। तो कक्षीय चाल v पूछा है, तो v क्या होगा, v होगा समानुपाती m2 के, समानुपाती m2 के। लेकिन हमें किसके बताना है, r के। तो r की कितनी घात के समानुपाती आया है, 0 के, क्योंकि इसमें r की घात उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 90 किलो है। यदि मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना हो और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधी हो, तो उस पिंड का भार मंगल ग्रह पर क्या होगा। तो देखिए मंगल ग्रह पे जो जी होगा वो कितना होगा, वो होगा जी डैश बराबर होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है किसी भी ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो जी का मान तो जी रहेगा, और जो एम है वो कितना है 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9 m। और जो आर है वो कितना है, इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधी है। तो आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या से आधी, तो ये आर का बाई 2 हो जाएगा स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1/9, और इसका होगा 1/4, तो ये जाएगा 4/9, और इसका मान क्या जाएगा वापस में जी। तो जी डैश का मान क्या है 4/9 जी, और वेट कितना था 90। तो अब कितना हो जाएगा, तो इसका 4/9 हो जाएगा 90 का, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40, तो 14 हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, आंसर क्या होगा बी। टीजीटी 2004 क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि चित्र में दिखाई गई गिरनियां तथा डोरियां चिकनी व भारी है, तो निकाय के संतुलन के लिए थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यदि हम ये माने कि ये भार बल नीचे की तरफ लग रहा है mg, इसका भार बल नीचे की तरफ लगेगा mg, तो ये ऊपर की ओर गति कर रहा है √2 mg से √2 mg, और इसमें ये तनाव बल उत्पन्न होगा, तो ये तनाव बल होगा, और इसमें ये तनाव बल होगा, ये तनाव बल है। ये तनाव बल है, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा। ये थीटा है, थीटा, ये टी कोस थीटा, टी कोस थीटा। तो देखिए हम फोर्स को इक्विवेलेंट करेंगे, तो ये होगा 2t कोस थीटा। इस साइड क्या लग रहा है 2t कोस थीटा, एक ये और एक ये, और नीचे तरफ क्या लग रहा है √2 mg, तो लग रहा है नीचे √2 mg। तो देखिए 2 टी का मान क्या होगा, टी का मान ये जो टी है वो ये टी है, तो इस टी का मान क्या है mg, तो ये होगा 2 mg कोस थीटा, 2 mg कोस थीटा बराबर √2 mg। mg से mg कैंसिल, कोस थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा √2/2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट देखिए कि एक वस्तु जिसका हवा में भार 10 न्यूटन है तथा द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है, तो उसका भार 8 न्यूटन हो जाता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार होगा। तो देखिए टीजीटी 2013 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो आभासी भार होता है, आभासी भार वो होता है वास्तविक भार और माइनस उठाया गया द्रव, उठाया गया द्रव, ये होता है। हमें क्या पूछा है, विस्थापित द्रव यानी कितना उठाया गया है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, तो ये उठाया गया द्रव होगा, हटाया गया द्रव बराबर होगा वास्तविक भार माइनस आभासी भार। तो ये क्या होगा, देखिए वास्तविक भार कितना है 10 न्यूटन हवा में, और आभासी भार कितना है 8 न्यूटन, तो कितना हो गया ये 2 न्यूटन, यानी हटाया गया भार कितना है 2 न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है, केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान के बीच। नेक्स्ट देखिए केवल पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। अगला है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो, और उससे अगला है कि केवल किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है
एफ जी माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये दो पिंड है M1 और M2, दो पिंडों के बीच यदि उनमें द्रव्यमान है तो उनके मध्य क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर क्या सही होगा कि सी, की दो पिंडों के बीच कुछ द्रव्यमान हो तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो देखिए ये बिंदु और पृथ्वी के बीच लगता है, लेकिन केवल नहीं लगता, सबके बीच लगता है। केवल पृथ्वी नहीं, और मंगल पे भी लगता है, शनि पे भी लगता है। और ये देखिए नहीं, आवेशित आवेशित कणों में देख कूलाम फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता यदि उनमें द्रव्यमान नहीं है तो। नेक्स्ट देखिए कि वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैसों को पृथ्वी के आसपास बने रहने का कारण है। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है ये। आप सोचिए सरल क्वेश्चन लेके आया हूं, तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसी भी ग्रह पर वातावरण बनता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के 1/6 है, तो इसका मतलब वहां पे वातावरण नहीं है, क्योंकि वहां पे कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वातावरण नहीं बन पाता। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार क्या होगा। तो देख ली, मैंने अभी बताया था कि चंद्रमा पर भार क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 है वहां पे, तो पृथ्वी के भार के 1/6 के बराबर होगा। तो ये होगा 10/6, यानी 5/3, यानी 1.220 18 1.67 1.666 यानी 1.67। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर है डी। टीजीटी जो है 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या है, टीजीटी 2011 क्वेश्चन है, तो वो है जी डैश बराबर क्या है, जी माइनस सॉरी जी और जी एम, ये हम लिख सकते हैं जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। कहां पे पूछा है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यानी एच का मान क्या दिया गया हमें, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो एच बराबर होगा आर, एच बराबर क्या होगा आर। तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी डैश बराबर आ जाएगा जी, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई आर का स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा जी बाई 4। इसका आंसर क्या होगा, सी। टीजीटी 2011 क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी सिकुड़ कर वर्तमान त्रिज्या से 1/3 गुणा कम त्रिज्या की हो जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो देखिए हमें दिया गया है पृथ्वी की नई त्रिज्या, पृथ्वी की नई त्रिज्या आर ई डैश, उसका मान क्या है, 1/3 गुणा कम हो जाती है, तो यानी 2/3 पृथ्वी की त्रिज्या अब बाकी रहती है, 1/3 कम होगी, तीसरा हिस्सा कम हो गया, 1/3 हिस्सा कम हो गया, तो 2 हिस्से बच गए, 2/3 आर ही बच गया। तो अब क्या है, पूछा है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी डैश बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अब क्या हो गया, 2/3, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन 2/3 आर ई का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2/3 का 4/9, यानी 9/4। तो ये हो जाएगा 9/4, और इसका मान क्या हो जाएगा जी, तो 9/4 जी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। टीजीटी 2011 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप्य के लिए निम्न में से क्या हमेशा नियत रहता है। देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये कोई गति है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके दो घटक होते हैं वेग के, एक होता है यू कोस थीटा क्षैतिज घटक, और एक होता है यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसके उसके सापेक्ष क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है, जिसके कारण इसका मान बदलता रहता है। और जो यू कोस थीटा है उस इस दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, कोई त्वरण नहीं होता, जिस कारण यू कोस थीटा का मान नहीं बदलता। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेग का क्षैतिज घटक है वो नहीं बदलता। अब ऑप्शन देखिए, संवेग, संवेग बदलेगा क्योंकि यू साइन थीटा बदलेगा तो संवेग बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी क्योंकि ये बदलेगा, और वेग का ऊर्ध्वाधर घटक तो बदलता ही है। और डी इसका है वेग का क्षैतिज घटक, तो वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखिए कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती होता है, तीव्रता के बल के क्षेत्र के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान F बराबर एम ए। तो ये द्रव्यमान है वो क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। F बराबर एम ए नहीं, सॉरी, ये तो होता है द्रव्यमान, और F बराबर एम जी, ये होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो हमें पूछा है गुरुत्वीय आकर्षण के समानुपाती होता है, तो एम किसके समानुपाती होता है,
m बराबर क्या हो जाएगा एफ बाई जी। जी क्या है कांस्टेंट, तो m किसके समानुपाती आ गया एफ के, तो किसके समानुपाती होता है बल के। इसका आंसर क्या है बी। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन एक केंद्रीय बल है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आ चुका है, बहुत सी बार आ चुका है। तो देखिए जो केंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। श्यान बल और घर्षण बल केंद्रीय बल नहीं है। ये असंरक्षी बल है, संरक्षी बल नहीं है। केंद्रीय बल वे होते हैं जो संरक्षी बल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है। इसके साथ केंद्रीय बल वे भी होते हैं जो कि दूरी के फलन होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जीएम अपॉन आर स्क्वायर किसका है दूरी का फलन है, तो इसका मतलब केंद्रीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट देखिए कि एक सीधी सुरंग जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, 5 ग्राम का एक पिंड इसमें गिराया जाता है तो इसकी गति होगी। देखिए इसकी गति पूछी है हमसे, किसकी गति किस प्रकार होगी। तो जो जी है वो क्या है इसमें, तो हम पृथ्वी के अंदर जी डैश की वैल्यू क्या लिखते हैं जी माइनस वन माइनस डी बाई आर। तो ये क्या होगा जी डैश बराबर हो जाएगा जी आर माइनस डी बाई आर। तो इसमें बल क्या होगा, इसमें बल होगा माइनस एम जी डैश, नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस एम जी और आर माइनस डी बाई आर। ये देखिए इसको हम मान लेते हैं वाई। ये क्या है वाई, ये द्विघातीय पद नहीं, ये एक सिंपल पद है, एक घात का है, तो इसे मान लेते हैं वाई। तो ये क्या हो जाएगा एफ बराबर माइनस एम जी वाई अपॉन आर। तो एफ समानुपाती किस क्या है माइनस वाई, यानी एफ इस वाई घात कितनी है एक, तो इसका मतलब क्या है सरल रेखा दो होती तो ये प्रवेलाकार या वर्ताकार गति होती। ये सरल आवर्त गति भी नहीं है, तो ये क्या है एक मुक्त गति है, फ्री मोशन है। इसका आंसर क्या होगा फ्री मोशन, ए आंसर होगा। सॉरी ये तो समीकरण आई है, ये समीकरण किसकी बराबर है, ये तो समीकरण सॉरी ये सरल आवर्त गति की समीकरण है। ये सरल आवर्त गति की समीकरण है ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बाई वाई अपॉन एम, ये इसकी समीकरण हो गई। सॉरी ये तो सरल आवर्त, एक मिनट सॉरी सरल आवर्त गति की समीकरण है। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, फिर सरल आवर्त गति की समीकरण होगी तो ये होगा इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन टी, नहीं 2 पाई अपॉन एम बाई के, एम बाई के, ये होगा इसका आवर्तकाल। तो ये एक सरल आवर्त गति दोलन करेगा ये, तो ये इसकी आंसर होगा सॉरी बी होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना बंद कर देती है तब क्या होगा, भूमध्य रेखा पर किसी व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा, ध्रुवों पर किसी व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा। तो देखिए जो भार होता है वो जी पे निर्भर करता है और जी होता है वो होता है जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। तो जब ध्रुव की बात होती है तो ध्रुव के लिए लैम्डा कितना होता है 90 डिग्री, तो ध्रुव पे होता है जी डैश बराबर जी, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये होगा जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी लैम्डा मान जीरो तो यहाँ पे आर। जब पृथ्वी घूर्णन बंद कर देगी तो इसका मतलब ओमेगा जीरो, इसका मतलब जीरो क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी डैश बराबर जी। तो जो पहले जी था, जो जी में से कुछ घट रहा था इसका मतलब कम था, और अब क्या हो गया उसका मान जी हो गया, इसका मतलब ये बढ़ गया। तो इसका ये जी डैश क्या है आभासी है, तो आभासी भार बढ़ गया, तो भूमध्य रेखा पर किसी व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है कि ध्रुव पर किसी व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा, तो ध्रुव पे नहीं बढ़ेगा, ध्रुव पे पहले जी था, पृथ्वी रुक जाएगी तो इसका ओमेगा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ओमेगा आता ही नहीं है तो इसका ओमेगा भार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का आभासी भार घट जाएगा, तो घटता नहीं है बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है कि सतह पर कहीं भी आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखा आभासी भार परिवर्तन होगा भूमध्य रेखा पर बदलता है। तो ये थे क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके साथ कोई कोचिंग कर रहा है तो उसके साथ